नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। इस बीच कुछ सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के 8 नाम तय बताए जा रहे हैं। राजसमंद से राजेंद्र राठौर, जयपुर ग्रामीण से सतीश पुनिया, अजमेर से डॉक्टर दीपक भाकर लोकसभा के लिए नए चेहरे होंगे। उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया और टोंक से सुखबीर सिंह जौनापुरिया फिर से रिपीट चेहरे होने वाले हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर बीती रात देर तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 100 से 120 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं, जिसको लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। बैठक में यूपी के लिए वाराणसी सहित करीब 56 सीटों पर उम्मीदवारी के लिए मंथन हुआ। वाराणसी से प्रधानमंत्री ही उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल, साथ साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ेगी। बैठक में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ और राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला रोक लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। दरअसल पंजाब में अकाली दल के साथ, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बातचीत अभी चल रही है, जिस कारण से बीजेपी ने अभी इस बैठक में उस ओर अपना मंथन नहीं किया। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर के खासतौर पर मंथन हुआ है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई है। दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर सकी। कांग्रेस अब तक टिकटों को लेकर असमंजस में दिखाई देती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य दल हैं लोकसभा चुनाव में। राजस्थान के अंदर भी यही दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब नजदीक आ गए हैं, बीजेपी ने अपनी सूची लगभग तय कर दी है। कांग्रेस का कुछ अता पता अब तक नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर जवाब लेंगे। क्या कांग्रेस भीतर कुछ अपनी रणनीति तैयार कर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज शर्मा हमारे सहयोगी हैं, हमारे स्टूडियो से जुड़ेंगे आप। अटल खंडेलवाल बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से जुड़ रहे हैं। आशुतोष रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार के नाते से आप जुड़ेंगे। नीरज जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। चर्चा की लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिस पर मैंने बात अभी खत्म करी परिचय कराने से पहले, और कांग्रेस का अब तक का उस तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी जबकि देर रात तक बैठक कर रही है, बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के संज्ञान में सारी बैठकें चल रही हैं। ऐसे में कितना अंतर अभी बढ़ सकता है आने वाले चुनावों में कि हमको कांग्रेस से भी कुछ अपडेट मिले? देखिए, जो हमारे सोर्सेज ने अभी ये जानकारी दी है कि ये टिकट तय हो गए हैं। अजमेर से डॉक्टर दीपक भाकर जो है चौंकाने वाला नाम लाया गया है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, डॉक्टर हैं और पहले भी इनका नाम चल रहा था कि इनको टिकट दिया जाए। तो अब की बार में ये बताया जा रहा है कि दीपक भाकर का नाम जो है वो लगभग तय हो गया है। विकास चौधरी का भी वहाँ से नाम चल रहा था, जाट उम्मीदवार बनाया जाना था, ये भी तय किया जा रहा था। राजेंद्र राठौड़ जो है ये चुनाव हार गए विधानसभा का, लेकिन अब देखते हैं कि जो सूची है वो बता रही है कि उनका नाम जो है राजसमंद से, क्योंकि राजसमंद से दिया कुमारी जो कि मौजूदा डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, राजसमंद से सांसद रही थी लोकसभा की, और वहीं पर राजपूत चेहरे को रिप्लेस करते हुए राजेंद्र राठौड़ को वहां शिफ्ट कराने की बात सामने आ रही है। सतीश पुनिया जो कि आमेर से विधायक रहे थे और पिछला चुनाव जो है हार गए थे और काफी भावुक भी हुए थे, तो सतीश पुनिया का माना जा रहा था जयपुर ग्रामीण से उनको टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद में उपनेता प्रतिपक्ष भी इनको बनाया गया था। तो सतीश पुनिया का नाम जयपुर ग्रामीण से आ रहा है। इसके साथ ही जो 4 अन्य नाम राजस्थान के और जो सामने आए हैं, 5 जो नाम सामने आए हैं, वो मौजूदा सिटिंग जो सांसद हैं वही हैं। इनमें उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा का नाम है, जयपुर शहर से रामचरण बोरा हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल है, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये जो नाम है, और धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया, तो ये नाम जो है सामने आए हैं कि लगभग तय है। लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। इसके अलावा देश भर में 100 से 120 नामों की जो सूची है वो फिलहाल पहले दौर पर तैयार कर ली है। लेकिन बड़ी संकट की बात यह है कि कांग्रेस के सामने यहाँ क्राइसिस है। आज भी अशोक गहलोत जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं संकट जो है और जो अस्थिरता की स्थिति है वो नजर आई। उन्होंने कहा जिन लोगों को जाना है कांग्रेस छोड़ करके जल्दी चले जाएं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। यानी कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैसेज उन्होंने कांग्रेसियों के लिए भी दिया है ये बात का। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत भी चिंता में है, कांग्रेस पार्टी भी अभी तक चिंता के अंदर है कि कौन से नेता टिकेंगे, कौन से नेता नहीं टिकेंगे, और एक कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस के अंदर बनी हुई है। अब तक लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में एक्सरसाइज
नहीं हो पाई है। जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम और जनसंवाद कार्यक्रम, फीडबैक, रायशुमारी के कार्यक्रम चल रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है 4-4, 5-5 नामों के पैनल तो तैयार है, लेकिन अभी उसमें श्योरिटी नहीं है। जिन नेताओं की पहली पंक्ति के अंदर नाम आ रहे हैं उनमें से कई नामों के खिसकने, चुनाव नहीं लड़ने या बीजेपी में जाने की भी अंदेशा बना हुआ है। तो ये स्थिति आज कांग्रेस के सामने है। कैसे फाइट दे पाएगी बीजेपी को, क्योंकि पिछले 2 चुनाव लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी लेकर के आई थी और अब की बार भी जो मिशन है वो बीजेपी लेके चल रही है। खुद के बूते 370 और एनडीए की बात करें तो 400 का लक्ष्य जो है पीएम मोदी ने दिया, राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया। तो कैसे फाइट करेगी, कोई रणनीति यहां पर सामने नजर नहीं आ रही अभी तक। रणनीति क्या हो सकती है, इसी का जवाब ले लेते हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ हैं और इस डिस्कशन में आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो नीरज जी ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो तो हमारे सामने दिखाई दे रही है, उसको ऑन पेपर भी वो दिखाई दे रही है, बट कांग्रेस कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसका जवाब पौरुष भारद्वाज से ले लेते हैं पहले। राहुल जी, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि मीडिया हुई, राजनीतिक विश्लेषक हुए या फिर भारतीय जनता पार्टी का तो खैर धर्म है इस चीज को कि कांग्रेस के खिलाफ एक इस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी कोई टूट होने जा रही है या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लापरवाह है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया को जानकारी क्यों नहीं है। हमारे यहाँ से जो है लोकसभा वाइज जो है 25 पर्यवेक्षक बहुत पहले हमारे यहाँ से नियुक्त कर दिए गए हैं, जिन्होंने जाकर के हर जिला कांग्रेस कमेटी में वहां के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और उनसे बाकायदा ऑफिशियल तौर पर जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनसे उनके नाम मांगे गए। उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है और डोटासरा जी और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है जूली जी, इन्होंने लगभग हर जिले में जाकर के इन्होंने दौरा किया, कार्यकर्ताओं से उनकी भावनाएं जानी और कार्यकर्ताओं से नाम भी मांगे कि भाई हम लोगों के पास जो ऑफिशियल आवेदन आए हैं इसमें से आप लोग किस किस को लोकसभा को उम्मीदवार बनना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कार्यकर्ताओं की भावना क्या है। तो वो चीज मतलब आपकी जो तैयारी, पौरुष जी, आप ही के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी जो कि 3 बार के पूर्व सीएम रहे, वो खुद आज इस बात को क्यों कह रहे हैं कि जिन लोगों को जाना है कांग्रेस छोड़कर जल्दी चले जाएं, हमें भी कंफ्यूजन होता है, क्यों उनको मजबूर होना पड़ रहा है ये बात कहने पे? देखिए नीरज जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा कहीं की बात को कहीं जोड़ करके जिस प्रकार से जनता के सामने परोसी जाती है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बातें ठीक नहीं है। अशोक गहलोत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, कि क्या संदर्भ रहा होगा, क्या उनसे मीडिया के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि साहब आप लोकसभा को उम्मीदवार कब घोषित कर रहे हैं, और उसके क्या अशोक गहलोत जी ने उसके जवाब में इस बात कही होगी। मैं समझता हूं कि मीडिया द्वारा ना तो कोई ऐसा सवाल पूछा होगा और कम से कम ऐसा सवाल कोई पूछा गया होगा तो उसके जवाब में तो उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, आप उनका पूरा स्टेटमेंट उठा करके देख लें। तो आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वो चल रही है और आप ये कह रहे हैं भले ही बीजेपी की तरह वो दिखाई ना देती हो लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि 4 तारीख को राजस्थान के संदर्भ में जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होने के लिए जा रही है। 3 तारीख को हमारे राजस्थान के नेता हैं वो दिल्ली जाएंगे और 4 तारीख को सुबह या 4 तारीख को दिन में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उम्मीद है कि 4 तारीख को आप महेंद्र जीत सिंह मालवीय को नहीं बचा पाए, आपके वरिष्ठ नेता थे, राहुल गांधी की बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने कराई थी, महेंद्र जीत सिंह मालवीय चले गए, रिचपाल मिर्धा भी कहते हैं स्थिति जो है अभी खराब चल रही है, डामाडोल चल रही है, कई आपके नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पिछला चुनाव भी देखा। मुझे वो थोड़े दिनों पहले का वो टाइम याद आ रहा है जब हम लोग विधानसभा के इलेक्शन इसी तरह कवर कर रहे थे और तब भी यही हम लोग सुनते थे कि कांग्रेस पार्टी का, हम लोग यही चिंता भी उसकी व्यक्त करते थे कि कहां पर कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे दिखाई क्यों नहीं दे रही है और प्रवक्ता कांग्रेस के यही दम भरते थे कि हम लोग ग्राउंड पर हैं, बहुत मजबूती के साथ हैं, बड़े दमखम के साथ हैं, लेकिन फिर हमने परिणाम देखा। तो ये चिंता है पौरुष भारद्वाज जी की विपक्ष को इतनी मजबूती के साथ दिख नहीं रहा है। सवाल अब मैं अटल खंडेलवाल जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के ऊपर आपका पूरा केंद्रीय नेतृत्व फोकस के साथ बैठ करके देर रात तक मंथन कर रहा है, प्रधानमंत्री के साथ बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ समीकरणों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश सभी को दिया है और उत्साह और जोश कार्यकर्ताओं में भी भरा है कि इस बार न केवल 400 पार एनडीए की जाएगी। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो अलग बात है कि वो आप लोगों ने अपना लक्ष्य रखा है। आपके सामने चैलेंजेस क्या हैं? क्या चैलेंजेस उन बैठकों में तय होते हैं कि भाई ये चैलेंज है हमारे आगे, इससे ऐसे निपटना है? देखिए इन सब के लिए माइक्रो लेवल, बूथ लेवल पे माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया जाता है और नई कोई भी जो भी आप ये मान लीजिए नई चुनौती है उसके लिए नई तरीके से तैयारी की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव की रणनीति है वो बहुत बढ़िया से मैनेजमेंट के साथ लड़ रही है। कार्यकर्ता छोटे से लेकर के और सांसद तक बराबर से कंधा मिलाकर के लड़ रहे हैं। नहीं तो अटल खंडेलवाल जी, मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि
कौन से चैलेंजेस हैं? अब आप पॉलिटिकल इलेक्शन में जा रहे हैं, एक एग्जाम में जा रहे हैं एक तरीके से, तो व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू? कौन से चैलेंजेस आप देखते हैं? चैलेंजेस या कोई चैलेंज नहीं है बिल्कुल आप लोग? नहीं, आज की स्थिति में केवल एक चैलेंज मैं मानता हूं, और कोई भी चैलेंज नहीं है। एक चैलेंज कि जो ये लोग देश की जनता को बरगलाना शुरू करते हैं, जिस तरीके से ये देश में जहां भी मोदी विरोध है उसको लेकर के और देश के लोकतंत्र पे सवाल उठाना शुरू कर देंगे, इस तरह से लोगों को बरगलाने की जो कोशिशें इनकी जारी रहेगी, बस उसी को हमें लगता है कि संभालना है। बाकी तो ये कुछ कर ही नहीं रहे। अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत कौन सा टूटा हुआ था, उसका जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, भारत में हो क्या रहा है, न्याय यात्रा जैसी जरूरत पड़ रही है। ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे लोगों से। राहुल गांधी जी का कनेक्शन है ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि रंधावा जी ने तो अभी अपनी पीड़ा जताई थी कि काश कठोरता के साथ मैंने टिकट दी होती तो ज्यादा अच्छे परिणाम आते। इनके यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। इनके यहाँ पर लोकतंत्र नाम की चीजें कहते तो है कि लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ और नेताओं के साथ दिक्कत ये कि इनकी पार्टी के बारे में पूछा जाता है और ये कहते तो है कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन ये लोग अगर 5 मिनट बोलते हैं तो 2 मिनट में खुद की पार्टी पे नहीं बोल पाते, 3 मिनट घुमा फिरा करके लोगों की भावना से जिंदा है। ठीक है आशुतोष रावत जी, अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए और अब ये तमाम चर्चाएं लगातार चलेंगी और इन चर्चाओं से कुछ निकालने की हमारी भी कोशिश रहती है कि कुछ निचोड़ ऐसा निकले जो चुनावों में वोटर्स के लिए भी बड़ा लाभदायक फिर साबित हो डिसाइड करने में। ये जो अब स्थिति आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बीजेपी का आकलन ये कहता है कि एक अच्छा वातावरण प्रदेश में उनके हिसाब से है, उसके बावजूद वो लगातार अपनी तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये जो लिस्ट आई है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तमाम जो नाम जो अभी सामने आ रहे हैं, राजेंद्र राठौर को चुनाव लड़वाया जा सकता है, सतीश पुनिया का नाम सामने आ रहा है, और ये दोनों वो लोग हैं जो विधानसभा में अभी चुनाव हारे थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की संगठन को इस तरीके से आगे बढ़ाने की, इस पर क्या आपका कहना है सर? आशुतोष जी देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो 2000 या 1990 में हुआ करती थी। आज की भारतीय जनता पार्टी में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, यह वास्तविकता है। इसलिए ये जो खासतौर पर 2 नाम जो आपने जिक्र किए, राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया जी, उन नामों के बारे में मैं खासतौर पर कह रहा हूं कि पार्टी की अंदर एक माहौल हो सकता है कि यह दोनों बड़े नाम है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इमोशंस के आधार पर, इमोशनल ग्राउंड पर डिसीजंस नहीं लेते हैं। और शायद जिस व्यक्ति ने विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई हो उस पर दाव लगाएंगे, मुझे इस बात में थोड़ी शंका लगती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़ा टारगेट सेट करके इस बार बैठे हुए 400 के पार जाना है। 400 के पार जाने का मतलब है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें आपको चाहिए। राजस्थान में 25 सीटें 2 वार्ड से ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 8 सीटें उन्होंने बी कैटेगरी में रखी हैं। तो राहुल जी वो कितने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं, कितने माइक्रो लेवल पर इलेक्शंस को वॉच कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, और फिर सुबह 4 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईसी की बैठक में बैठते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भी एक आसान और आसान रहा नहीं है, बहुत टेढ़ी रहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने टारगेट जिस हिसाब से सेट कर लिया है। मार्केटिंग के भाषा में हम कहते हैं कि वो टारगेट ही क्या जो अचीव हो जाए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा टारगेट सेलेक्ट किया है जो उनके लिए निश्चित तौर पर बड़ी टेढ़ी खीर है। राजस्थान में जिस तरह का माहौल है राहुल जी, हमको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अभी कुछ दिन पहले सत्ता से बाहर हुई है, उसके पास में गहलोत सरकार की कामकाज की एक पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है, और साथ में भजनलाल सरकार के पास में काम दिखाने के लिए बहुत कम समय मिला है उनको। तो ऐसे में राजस्थान का रण बहुत रोचक होगा। और मुझे इनमें उस रण की शुरुआत हो गई है सर, उस रण की शुरुआत हो गई और उस रोचकता की भी शुरुआत हो गई। नीरज जी, जो नाम हम हमारे स्क्रीन पे हम लोग चला रहे हैं, जो हमारे बड़े ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज इनको समझा जा सकता है कि बीजेपी की जब भी लिस्ट ऐलान होगी तो ये नाम सामने आएंगे। ये जो नाम बीजेपी ने राजस्थान में तय किए हैं, सुखबीर सिंह जौनापुरिया हुए, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, डॉक्टर दीपक भाकर हुए, फिर सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर, ये लिस्ट जो है पर्टिकुलरली, इसको जब आपके पास ये लिस्ट आई तो वहां से बीजेपी की किस स्ट्रैटेजी और आने वाले किस रणनीति का आपको झलक दिखाई देती? देखिए, एनडीटीवी के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये नाम जो है
ये तय माने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटें थी, जैसे हमने बताया कि दिया कुमारी राजसमंद से सांसद रही थी और राजपूत वोट बैंक का काफ़ी बड़ा प्रभाव वहाँ पर रहता है। और राजेंद्र राठौड़ एक कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा निभाई थी और एक बड़ी भूमिका के अंदर बीजेपी के रहे थे वो चुनाव के दौरान। लेकिन हालांकि वो अपनी सीट हार गए, उनके हार के पीछे क्या कारण थे और सतीश पुनिया की हार के पीछे क्या कारण थे, बीजेपी में भी इसकी काफ़ी चर्चाएं हुई, आलाकमान तक पूरा फीडबैक गया और उसके बाद में माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को अब बड़ा जिम्मा देने के लिए जो है ये टास्क उठाया गया है। इसी तरीके से अन्य जो नेता हैं उनके लिए भी कवायद की जा रही है। इनमें अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं बीजेपी की सुरक्षित सीटें मानी जाती है। अलवर से बाबा बालकनाथ जो थे वो सांसद थे, लेकिन अभी वो विधायक बन चुके हैं। राज्यवर्धन राठौड़ जो है वो जयपुर ग्रामीण से थे, तो उनकी जगह सतीश पूनिया को यहाँ पर लाने की बात सामने आ रही है। अलवर से भी एक अच्छा बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी यहाँ ला सकती है। जयपुर शहर में रामचरण बोरा, हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भी नजदीकी माने जाते हैं, और झालावाड़ 12 से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह, उनका नाम भी बताया जा रहा है कि लगभग तय है क्षेत्र से। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जोधपुर से, चूंकि केंद्र में मंत्री भी हैं और गहलोत मोदी सरकार की गुड बुक्स के अंदर है और अशोक गहलोत से काफ़ी उन्होंने फाइट ली है, तो इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी जो है वो मजबूती से यहाँ उभर करके सामने आया है। इसी तरीके से अन्य जो चेहरे हैं वो भी एक जिताऊ स्थिति के अंदर आए। पूरा एक सर्वे करवाया है बीजेपी की ओर से। हालांकि कांग्रेस के लिए भी कहा जा रहा है कि कौन से चेहरों को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये अभी तक इसलिए तय नहीं हो पा रहा कि अभी तक अगर हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ही पूछें कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या जवाब रहेगा। तो हम सबसे पहले तो यही प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या अपने इन कद्दावर नेताओं को कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी? अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी ये लोकसभा का चुनाव जीतना चाहती है तो क्या अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में झोंकेगी, उतारेगी? तो पौरुष जी से मैं भी जानना चाहूंगा क्या पौरुष जी इस बात की गारंटी लेते हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट तैयार होंगे? देखिए नीरज जी, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि पार्टी का एक पूरा अपना सिस्टम होता है, जिसमें पार्टी के फीडबैक भी होते हैं, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, जनता का फीडबैक होता है। उसके आधार पर पार्टी जो है वो अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में जो है वो निर्णय लेती है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी होंगे, तो उसके लिए हमें हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारे द्वारा जो प्रत्याशी दिए जाएंगे वैसे दिए जाएंगे कि जो जनता भी जिनको पसंद करती होगी और कार्यकर्ता भी पसंद करते होंगे। देखिए दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई जो कह रहे थे बड़ी सवाल तो बहुत सिंपल सा था ना पौरुष जी, पहले सवाल तो सुनिए। सवाल तो बहुत सिंपल सा था, इतनी आपने गणित कहाँ समझा दिया। सवाल ये था नीरज जी का बहुत आसान सा कि क्या अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्या सचिन पायलट चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के क्या वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, आपको भरोसा है? हाँ आप बताइए एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते। क्यों नहीं जीतेंगे? तो क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वो लड़ेंगे? देखिए मैं आपसे इस बात को मैंने आपसे कहा कि ये पार्टी को यदि लगता है कि उनको चुनाव लड़वाने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर पार्टी लड़वाएगी। उनको चुनाव क्यों नहीं लड़वाएगी? पार्टी के जो हमारे जो आला कमान है और हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसको तय करना है इस बात को। तो अगर आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर लड़वाएंगे, क्यों नहीं लड़वाएंगे? ठीक है। बटुल खंडेलवाल जी, तैयारी तो आप लोग की आप बताते हैं बहुत पक्की है, विश्वास भी बहुत पक्का दिखाई देता है। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है और आप बार बार ये कहते हैं कि हमारे सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का दुष्प्रचार एकमात्र चैलेंज है, तो फिर क्यों इतनी तैयारी, क्यों इतना मंथन? कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर भय तो है कि कांग्रेस खेल पलट भी सकती है। राहुल जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए एक बात है ना, आप राहुल जी ऐसे समझने की कोशिश करिए, जब आप एक चुनौती के सामने जा रहे होते हो, आप परीक्षा दे रहे होते हो, तो कितने भी आप कंसर्न मतलब कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, सारी तैयारियां करती हुई हो, फिर भी एक बार दोबारा से आपको मंथन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, और ये सामान्य व्यवहार है। और इसी सामान्य व्यवहार के कारण हम तो भारत जैसे देश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी तैयारियों को पुख्ता करना चाहते हैं। तो मैं वही सवाल फिर कंटिन्यू कर लेता हूं। नीरज सर ने जो पौरुष जी से सवाल पूछा उसी का जरा कंटिन्यूएशन में आपसे पूछ लेते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को चुनाव मैदान में उतारती है, अशोक गहलोत लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सचिन पायलट को टिकट मिलता है, क्या जवाब होगा बीजेपी के पास उम्मीदवार के तौर पर? देखिए मैं आपसे यही कहता हूं कि भले वो सचिन पायलट साहब को उतारे और भले गहलोत साहब को उतारे, दोनों हारेंगे चुनाव, चाहे कहीं से भी उतार ले। उसका कारण ये है कि ये लोगों इनके सिर्फ फुटबॉल के अलावा इन दोनों चेहरों के गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आपने स्थिति देखी थी अटल जी? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए थे अभी कि मोदी तुझसे बैर नहीं, गजेंद्र तेरी खैर नहीं, भूल गए? पार्टी के विधायकों ने गजेंद्र सिंह शेखावत की खिलाफत करी है, भूल गए यार?
तो सतीश वैसा की पूनिया जी का हालत है। वीडियो भूल गए आप, जब वो आमेर से विधानसभा का चुनाव देखिए, हारते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ तो जनता को बोलते हैं कि योग्यता, मेरे यहाँ पर कोई मत आना। निष्ठावान कार्यकर्ता वो चुनाव लड़ते हैं, और हार जीत का फैसला तो छोड़ो, ये सब तो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, आप तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो ईवीएम में सेटिंग कर रखी है क्या, बताओ। दोनों है। ठीक है। दो नाम आपकी बता रहे हो, पार्टी ठीक है। के कार्यकर्ता दोनों उनका योग्यता विरोध कर है। रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, और आप बोल रहे हो कि अशोक गहलोत जी चुनाव हारेंगे। तो मैं बोलूँ ईवीएम में कोई सेटिंग कर रखी है क्या आपने, जब आपकी पार्टी के खुद के विधायक गजेंद्र सिंह देखिए, शेखावत की खिलाफत करते हैं, अरे आपके कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, 10 साल आपकी मोदी तुझसे बैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, गजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी करते हैं, वो आपको नहीं पता। और ईवीएम पर जहाँ जीतते हो वहाँ ईवीएम सही, जहाँ हारते हो वहाँ। तो कर्नाटका में भी ईवीएम गड़बड़ है, तो छोड़ो ना, सरकार से बाहर आ जाओ। आपने मुझे चुनाव हरा दिया, मेरा कोई मत आना। लेकिन आपके नेता चुनाव हारने के बाद जनता से ठीक है, बात नहीं करते। ठीक है पौरुष जी, आपके 10 साल की अटल खंडेलवाल जी, दोनों ही लोग की बात स्पष्ट, फिर आप लोग बहस करेंगे तो स्पष्ट रूप से वो समझ में नहीं आ पाता है। राहुल जी इनसे पूछिए कि राजस्थान के संदर्भ में 10 साल की इनकी एक उपलब्धि बता दें। हमारी जो यूपीए सरकार रही उसमें 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजना राजस्थान के नहीं, लिए ठीक है, हमारे उनके पास भी अपनी अपनी है सर, सबके पास, आप यही तो समस्या है, सबके पास अपनी अपनी लिस्ट है। ठीक है, आशुतोष रावत जी आपके पास आ रहा हूं सर। अभी मौजूदा स्थिति देखते हुए आपको, आपका क्या आकलन है राजस्थान के अंदर, जिस टारगेट को लेकर के देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो इस वक्त चल रही है, जिस लक्ष्य को लेकर के दूसरी ओर कांग्रेस के सामने जीवन मरण की स्थिति पैदा हो सकती है कि अगर लोकसभा चुनाव में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नीरज सर, कि ये स्थिति कांग्रेस के सामने है कि भाई अगर लोकसभा चुनाव में भी बुरी शिकस्त मिलती है, क्लीन स्वीप मिलता है, तो बड़ा मुश्किल होगा राजस्थान में फिर खड़ा हो पाना। आपका क्या एनालिसिस है आशुतोष जी? देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 2 बार से लगातार वो 25 की 25 सीटें हार रहे हैं, तो कांग्रेस के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस की अगर हम स्ट्रेटेजी देखें तो वो 25 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने तो सेट ही किया हुआ है कि हमको 10 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ना है और हैट्रिक रोकनी है। उनका टारगेट सीटें जीतना नहीं है, उन्होंने टारगेट ये नहीं सेट कर रखा है कि हमको इतनी सीटें राजस्थान से चाहिए, उनको बीजेपी की हैट्रिक रोकनी है, उनका टारगेट इतना सा है। तो कांग्रेस के नजरिए से मैं खोते हुए कांग्रेस को कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है कि राजस्थान में कैसे अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया जाए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट का सिलेक्शन करेगी वो बहुत सोच समझ कर करेगी, और विनेबिलिटी, जीतने का आधार सिर्फ उसका एक ही पैरामीटर होने वाला है। बहुत लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा कद है, बहुत लंबे समय से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें बैकग्राउंड में रहेंगी, और जीतने वाले व्यक्ति को, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का हो, और अगर अभी आज की तारीख में वो भाजपा में नहीं भी है और अगर जीतने की स्थिति में, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा यह भी करेगी कि उन लोगों को भाजपा में लाया जाए और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि भाजपा को 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीतनी है और 400 पार का अपना टारगेट देश भर में सेट करना है। ठीक है, ठीक है। नीरज सर, जो सूची अब सामने आई है, इस सूची के जवाब में, या अभी भारतीय जनता पार्टी के और जो नाम सामने आएंगे उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी के किन नेताओं को आप देख रहे हैं, कौन सी लीडरशिप को आप देख रहे हैं जो कि लोकसभा के कमान कांग्रेस में संभाल सकती है, इस सूची का जवाब दे सकती है? देखिए, सूची के जवाब के लिए तो कांग्रेस पार्टी को अभी मंथन और मशक्कत करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत ने जो बात कही कि हमें भी कंफ्यूजन होता है, जिन लोगों को जाना है वो जल्दी चले जाए। कुछ दिनों पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश प्रभारी हैं, उनका एक बयान आया था कि हम 11 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। तो ये बात जो है रंधावा ने कही थी। उनसे जब पूछा गया बाकी सीटों का, बोला नहीं हम बता रहे ना, सारी सीटें थोड़ी जीती जाती हैं, चुनाव होते हैं, तो 11 सीटों में हम मान करके चल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। यानी फाइट जो है कांग्रेस खुद 11 सीटों पर मान करके चल रही है, और उसमें भी ज्यादातर पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की सीटें थी, ऐसा सूत्र बता रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस पार्टी किन चेहरों को उतारती है, जैसे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, इस तरह के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर रघु शर्मा, तो क्या इन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा? अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कि मंत्री रहे या फिर जो कि कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में, आदिवासी क्षेत्र के अंदर भी अच्छे नेता रहे हैं, रघुवीर मीणा जैसे नेता रहे, तो क्या इन नेताओं को चुनाव के अंदर लाया जाएगा? डॉक्टर सीपी जोशी के लिए भी कहा जा रहा है कि भीलवाड़ा से उनको अब की बार टिकट दिया जा सकता है। तो क्या ये नेता चुनाव के अंदर खड़े होंगे? और इस चूंकि
पिछले 2 बार से लगातार जो है चुनाव कांग्रेस पार्टी राजस्थान में हार रही है, और अब की बार राम मंदिर का भी भव्य लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। तो हालात कांग्रेस भी जानती है, भीतरी हालात क्या है और क्या माहौल है। ऐसे में सबसे पहले तो अपने कद्दावर नेताओं को बाहर निकाल करके लेके आना, दूसरा एक मजबूत रणनीति के साथ उतरना, और दूसरा कार्यकर्ताओं का जो मनोबल विधानसभा चुनाव के अंदर टूटा हुआ है उसको कैसे मजबूत किया जाए। अशोक गहलोत ने आज एक और बात की कि ईडी की नजर जो है वो नेताओं के ऊपर है, यानी कि उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि डर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को है। तो जब ऐसा मनोबल टूटेगा तो कैसे पार्टी चलेगी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जिसने एक आज़ादी के आंदोलन की भूमिका निभाई, एक बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का रहा था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। दूसरा, वरिष्ठ नेताओं को ऐसे दौर में जब पार्टी संकट की स्थिति के अंदर है, दमदारी से आगे आने की जरूरत है, और चुनाव लड़ने के लिए खुद जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि पार्टी हाईकमान भी तब नेता तय करती है जब खुद नेता चाहता है। जब खुद नेता ही हाथ पीछे खींच लेगा या दूसरे लोगों को थप्पी देगा, जो कांग्रेस में कहा जाता है थप्पी देने का कल्चर है, तो वो कल्चर कब तक खत्म होगा। कांग्रेस प्रवक्ता जो पौरुष भारद्वाज जी भी यहाँ हैं, अच्छे से समझते हैं इन बातों को, तो ये पौरुष जी को भी सोचना होगा किस तरीके से पार्टी उभरेगी। बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी होंगी दोनों ही पार्टियों को। दोनों ही पार्टियों के सामने अपने अपने चैलेंजेस हैं, और ये तमाम चैलेंजेस के लिए दोनों ही पार्टियां क्या रणनीति तैयार करेंगी, किन नामों की घोषणा लोकसभा चुनावों पर करेंगी, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव, राजस्थान, दोनों पर एनडीटीवी राजस्थान की नज़र है। फिलहाल तीनों हमारे मेहमान, पौरुष भारद्वाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष रावत जी आपका भी शुक्रिया, अटल खंडेलवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज जी बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इस चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। आज का मुद्दा यही था कि लोकसभा चुनाव की नज़दीक जो आहट जो आ रही है, नज़दीकी आहट जो सुनाई आ रही है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल हैं। इनकी क्या तैयारी चल रही है, क्या रणनीति चल रही है। बीजेपी की एक लिस्ट जल्दी आ सकती है ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस पर अभी निगाहें और टिकानी पड़ेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।